स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे यूएलए वल्कन रॉकेट के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये है क्या? तो ये है वल्कन सेंट्रोर 2 स्टेज 2 ऑर्बिट। मतलब कि इसमें 2 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2 और ऑर्बिट पहुँच जाता है उसमें। और ये इसकी कैटेगरी है ये मीडियम मतलब हेवी लिफ्ट रॉकेट कैटेगरी में आता है। यानी जनरली ये सब कैटेगरी ठीक से बाँटा हुआ नहीं है। जनरली 10 टन से ऊपर को भी हेवी कहा जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप स्टारशिप को देखते हो वो सुपर हेवी में आ जाता है। तो ये हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है यूएसए के लिए। और इसका फर्स्ट स्टेज का नाम है वल्कन, जिस पे मतलब समझिए 2 BE-4 इंजन डाला गया है जो कि ब्लू ओरिजिन का है। बीई का मतलब होता है ब्लू इंजन 4, जो कि मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन पे चलता है। सेंटार अपर स्टेज का नाम है जो RL-41C इंजन पे चलता है, जो कि लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे चलता है। अब बोलेंगे दो अलग अलग फ्यूल क्यों यूज़ कर रहे हैं? हाइड्रोजन में बहुत साइड इफेक्ट है, लेकिन अगर आप स्पेस में पहुंच जाते हैं और वहां उसे इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो हाई स्पेसिफिक इम्पल्स है, उसका फायदा ये होता है कि आप जो वेलोसिटी डाल पाते हैं, कितना स्पीड से फेंक पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब आपका कम ही टन लेकिन बहुत हाई स्पीड पे आप भेज पाएंगे। इसीलिए अभी भी कई जगह पे हाइड्रोजन प्रेफर करते हैं। और हो गया ये तो हो गया आपका मेन स्टेज में। लेकिन ये ओल्ड डिज़ाइन का रॉकेट है, तो इसमें ग्राफाइट इपॉक्सी मोटर्स यानी कि ये SR-20 कई सारे लगाए जा सकते हैं। मतलब 2 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, 6 लगा सकते हैं। ये उनका सेटअप में ये लगा के थोड़ा एक्स्ट्रा ऊम्फ दे सकते हैं। और अगर एकदम बेस लेवल पे चलते हैं, मतलब खाली नंगा स्टेज चल रहा है, तो 10 टन टू 27 टन तक का वो रेंज रखता है। यानी कि अगर आप कुछ कोई सॉलिड बूस्टर नहीं डाल रहे, 10 टन लॉन्च कर दीजिए, खुश रहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि मेरे को बहुत हैवी चीज़ ले जाना है, 27 टन तक आप पुश कर सकते हैं सॉलिड बूस्टर लगा के। ये अच्छा है, लेकिन कोई वाव नहीं है। वाव आता है आपका ये जियो स्टेशनरी पे। यानी कि ये 3 टन मतलब कुछ नहीं आप करो, 3 टन से स्टार्ट होता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जियो स्टेशनरी तक 3 टन भी ले जाना बम बात है। फिर ये अगर आप उसपे सॉलिड बूस्टर लगा देते हैं, तो ये 15.3 टन तक चला जाता है। ये फाल्कन हेवी भी नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा नंबर है कि जियो स्टेशनरी पे अगर आपको भरपुष्ट चीज़ ले जाना है, तो ये बोले भाई हम सँभाल लेंगे। ये उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। और उसके साथ भी जो दूसरा है, चूँकि यूएलए एक मतलब वो भी एक कंपनी है, कुछ तो समझदार लोग बैठे हैं, उन्होंने फ़ोकस किया पेलोड फेयरिंग पे। आपको ये समझना होगा, स्पेस एक्स ने जब फाल्कन 9 बनाया था तो वो गरीब था। तो गरीब के हिसाब से बनाया था, यानी कि हर चीज़ इतना पतला क्यों है स्पेस एक्स का रॉकेट में? क्योंकि उनको बनाया कि रोड से ले जा सकें। यूएलए के पास बेनिफिट है कि वो कितना भी बड़ा बना सकता है, क्योंकि वो बार्जेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वाटरवे के ऊपर उनका एक बोट रहता है, बोट में बड़ा सामान डालते हैं, उधर से ले जाते हैं। तो इसीलिए इनका डायमीटर जो है वो बड़ा है। डायमीटर बड़ा होने का फ़ायदा ये होता है कि बड़े सैटेलाइट्स या बड़ा इंस्ट्रूमेंट्स को आप ले जा सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ा, इससे बड़ा आ जाएगा, स्टारशिप में आएगा, लेकिन फाल्कन हेवी में नहीं है, ना ही फाल्कन में है, फाल्कन 9 में। तो यही हम लोग बात कर रहे हैं। इसकी भी टेस्टिंग वोस्टिंग हुई थी, सारा चीज़ का टेस्टिंग होता है। थोड़ा बिहाइंड शेड्यूल चल रहा था अराउंड 3 से 4 साल, लेकिन धीरे-धीरे ये लोग कंप्लीट करते जा रहे थे। बैकग्राउंड में काम होते जा रहा था और ये लॉन्च कर दिया। अब बात करते हैं लॉन्च के बारे में। तो लॉन्च में समझिए कि ये बहुत फ्लॉलेसली चला। मतलब कि हम लोग स्टार्टअप्स का इतना बार देख रहे हैं लॉन्चेस, या स्पेसएक्स का ही देख लीजिए कि लॉन्च होता है, फूटता है, फटता है, ये सब मतलब एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे ये ऑलमोस्ट एकदम उल्टा कर दिया कि रॉकेट लॉन्च किए, वो पहुँच गया सर। डिस्कशन नहीं करना है, उसको आपने लॉन्च किया, वो पहुँच गया, काम खत्म, टेक इट एंड गो। तो ये अपना काम किया। अनफॉर्चुनेटली पेरेग्रिन लैंडर, यानी कि ये जो लैंडर डाला गया था, ये लैंडर है नासा का एक कॉन्ट्रैक्ट मिशन चल रहा है। जैसे कि नासा अब रॉकेट मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहा है, ना खुद का नहीं बना रहा है। वैसे ही इनका ये भी था कि लूनर मिशन के लिए बहुत सारी चीज़ इनको टेस्टिंग करना है, तो वो बार-बार खुद से करेंगे, लुट जाएँगे। तो उनका था कि भैया आप हमें लैंडर्स बना के दे दो, हम उसको खरीद लेंगे। तो ये मतलब नासा इसे यूज़ ज़रूर कर रहा था, लेकिन प्राइवेट कंपनी बनाई थी। दाम कम करने के लिए ये आइडिया ट्राई किया जा रहा था। ये माल फंक्शन कर गया, इसमें कुछ हुआ कि इसका प्रोपेलेंट लीक कर गया और ये स्वाहा हो गया। यानी कि ये चाँद की तरफ जा ज़रूर रहा है, लेकिन चाँद पे लैंड नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं बचा इसके पास। मतलब कि पहले ये आया कि सोलर पैनल फेस नहीं कर रहा है जहाँ होना चाहिए, बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, कॉन्स्टेंटली डिस्चार्ज हो रहा है। खूब तिगड़म-गुड़म करके किसी तरह जब फोर्स भी किया, जब और डेटा आने लगा, टेलीमेट्री आया, समझ में आ गया कि प्रोपेलेंट लीक हो रहा है, यानी कि कुछ डैमेज हो चुका है। रॉकेट से कुछ नहीं हुआ है। रॉकेट बोले यूएलए के पास एक्सपीरियंस है, रॉकेट से कुछ नहीं हुआ है, इनका में कुछ गड़बड़ था। अब लटक गया, तो एंड में ये हुआ कि थैंकफुली सोलर पैनल चालू कर दिए थे, तो जितना मिशन किया जा सकता था, वो करने लगे।
तो सॉफ्ट लैंडिंग तो ये नहीं कर सकता, वो चला गया। और ये पहला लॉन्च था, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लॉन्च जो है एज़ ए लॉन्च कर रहे थे। ये इनका एकदम टारगेट नहीं था कि हम डेमो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये लॉन्च मिशन था और ये सक्सेस हो गया। मतलब बोले और सक्सेस कर दिए। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और ब्लू इंजन 4 यानी कि BE4 जब चालू हो गया तो अब इसके पास न्यू ग्लेन का बेनिफिट आ जाता है, यानी कि न्यू ग्लेन को भी तो इंजन चाहिए, BE4 इंजन चाहिए उसको। तो ये इंजन अगर कंफर्म करके दिखा देता है कि देखो भैया चल रहा है, सब चीज़ हो रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना है, गाड़ी आगे बढ़ जाती है। तो लॉन्च हो गया, सक्सेसफुल हो गया है। अब बात करते हैं कि यूएलए इतना मेहनत क्यों कर रहा है? उसके पास 2 बम-बम रॉकेट थे, तो दिक्कत क्या था? तो समझिए कि यूएलए जो है ना थोड़ा ज़बरदस्ती का बनाया गया है। तो यूएलए में दिक्कत ये था कि यूएसए के पास कि यूएसए का डिपार्टमेंट्स काफ़ी बँटे हुए हैं। हर जगह, हर देश में होता है, अलग-अलग चीज़ के लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट। नासा जो था, उसके पास अपना एक डिपार्टमेंट था कि भैया हमें अंतरिक्ष में कुछ करना है, रिसर्च-विसर्च, शटल था, ठीक है, बल्ले-बल्ले। अब लेकिन बात होता है कि अगर मिलिट्री को चाहिए कि हमें स्पाई सैटेलाइट ले जाना है, अगर वो शटल में नहीं ले जाना चाहते या शटल का टाइमिंग नहीं मैच कर रहा है, क्या करें? प्राइवेट प्लेयर्स के पास आएँगे। तो बोइंग था उस टाइम में और लॉकहीड मार्टिन थे। लेकिन वो दोनों इतना लड़ाई-झगड़ा कर रहे थे और दोनों का काम सिर्फ़ एक ही चीज़ था कि मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट लो। तो प्राइवेट ओनर्स जो थे, जैसे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हो जाए, वो सब इधर-उधर जाने लगे। वो गए रशिया में गए, वो यूरोप में गए, एंड में वो चाइना में भी जाने लगे। फिर एंड में 1-2 तो छोटे-छोटे इंडिया में भी आए। तो हो गया कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। तो उसपे केस-वूस भी हो रहा था और एंड में ये आया था कि बोइंग लिटरली माल ढाँपा है, यानी कि ट्रेड सीक्रेट जिसे कहा जाता है, वो ढाँपा था उससे। तो चांसेस था कि बोइंग को सीधे कॉन्ट्रैक्ट बैन कर दिया जाता, अगर मतलब जज का डिसीजन आता तो। तो सॉल्व करने के लिए कि यूएसए नंगा फिर से ना हो जाए, तो दोनों को बोला कि भैया तुम दोनों अपना लॉन्च डिपार्टमेंट को अलग करो और उसकी शादी करा के एक नया ब्रांच बनाओ, जिसे हम लोग यूएलए कहते हैं। इसीलिए इसका नाम है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। लॉन्च करने वाली मतलब जो डिवीजन होता है, मतलब सोचिए कंपनी के अंदर डिवीजन है, वो डिवीजन को स्पिन ऑफ कर दिया कंपनी में। और चूँकि वो बैंकरप्ट ना हो जाए, तो उनको $1 बिलियन एनुअली दिया जा रहा था। जैसे कि मैं पता है आरियान स्पास को जो पैसा देता है यूरोपियन यूनियन ताकि तुम रॉकेट बनाते रहो, वैसा ही इसके साथ भी हो रहा था, यूएलए के साथ। और इसका फ़ायदा हुआ कि यूएसए में ये हो गया एटलीस्ट उनके मिलिट्री के लिए, कमर्शियल यूज़र्स के लिए उनके पास खुद का एक इकोसिस्टम रहा कि हर कोई बाहर जा रहा है, वो नहीं रहा। वो उनका फ़ायदा रहा। लेकिन फिर दिक्कत ये हो गया कि पहली बात ये 1 बिलियन जो आप दे रहे थे, कब तक देते? दूसरा ये हो गया कि रशियन सप्लाई पे ये जो डिपेंडेंसी आ गई थी, वो डिपेंडेंसी इनको ले डूबा। मतलब ये एक रॉकेट पे डिपेंडेंसी था, ये ज़रूरत से ज़्यादा महँगा है, ये रशियन डिपेंडेंसी पे था, वो इनका लिमिट कर दिया फ्यूचर। और कई बार यूएलए खुद से कुछ करना चाह रहा था, तो कभी बोइंग लड़ाई कर देता था, कभी ये लॉकहीड मार्टिन लड़ाई कर देता था। तो ये समझिए ये सब बहुत तांडव हुआ, यूएलए किसी तरह रोग आके आगे बढ़ रहा था। लेकिन फिर एंड में एक वो दानव आ गया, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेसएक्स। स्पेसएक्स सीधे खा गया। जो कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ रहे थे, चलो, चलो, चलो सर सब आप हटो, सब हटो। और रहा बात कि स्पेसएक्स जो काम नहीं भी कर पा रहा था, चूँकि उसका दाम इतना कम था, लोग उसके हिसाब से अरेंज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मान लिया आपका सैटेलाइट है, वो भैया नहीं जा पाएगा, ठीक है? आप स्पेसएक्स में अभी भी लॉन्च कर सकते हो, बस आप ये करो प्रोपेलेंट ज़्यादा डालो सैटेलाइट में, ताकि वो धीरे-धीरे ऑर्बिट रेस करके चला जाए। अगर दाम में इतना ज़्यादा मतलब आप $300 मिलियन चार्ज कर रहे हैं, स्पेसएक्स चार्ज कर रहा है अराउंड मान लीजिए $100 मिलियन, आपको $200 मिलियन का एडवांटेज मिल रहा है। उसमें आप ऐसा कर सकते हैं, एक काम करो सैटेलाइट रीडिज़ाइन करो और उसमें बड़ा फ्यूल टैंक दे दो, ताकि वो हम लो अर्थ ऑर्बिट पे ही ले जाते हैं और फिर धीरे-धीरे उसका ऑर्बिट रेस कर देंगे। तो लॉजिक वही समझिए कि स्पेसएक्स बहुत प्यार से सबका लंच खा गया। चाहे वो ईसा का हो, चाहे इसरो का हो, चाहे यूएलए का हो, सबका वो खा गया। तो इनको कुछ चाहिए था कि वो गेम में बने रहें, नहीं तो ये 2 आदम रॉकेट, पहली बात एक ठो तो रिटायर ही हो चुका है, दूसरी बात इसका भी इतना एक्सपेंसिव है कि कोई पॉइंट नहीं बनता। तो इनको कुछ करना था, इसीलिए वल्कन बनाया गया, जो 2014 में 14 में इन्होंने नींव रखा कि ये प्रोजेक्ट करना है, उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दिए थे। अब बात करते हैं मार्केट कंपटीशन पे क्या होगा। तो मार्केट कंपटीशन से समझिए कि इसमें जीत रही यूएसए रहा है। बोला ऐसा क्यों है? यूएसए के पास सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि वो इकलौती कंट्री बन सकते हैं, चाइना को छोड़ के, जो कह सकता है कि हमारे पास 2 करंट जेन रॉकेट है। मतलब कि बहुत सारी कंपनी, इसरो को खासतौर पे ले, आधा से ज़्यादा रॉकेट 1970 के डिज़ाइन पे चल रहा है, उससे आगे नहीं है। ये सब के इंजन जो नए डिज़ाइन्स हैं, उसे कहा जाता है हाई टेक्नोलॉजी, यानी कि आप मॉडर्न डिज़ाइन से बना रहे हो। तो हाई टेक्नोलॉजी के स्पेसएक्स है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके सिवा कुछ नहीं, उसके सिवा बाकी सारा वही बोल रहे हैं, रशियन इंजन्स पे चल रहा था, यूक्रेनियन इंजन्स पे चल रहा था। तो इनको चाहिए था कि सर हमारे पास कुछ दूसरा भी तो हो, तो थैंकफुली वो हो गया। और उससे एक और फ़ायदा आता है कि स्पेसएक्स अब प्राइस क्रीप नहीं कर सकता। प्राइस क्रीप हर कंपनी चाहती है कि वो उस जगह पे पहुँचे, कि वो मोनोपोली बनाए, जैसे कि उबर हो, ओला हो, ये सब बहुत ज़्यादा कम प्राइस करके पहले कॉम्पिटिशन को मार डालते हैं, उसके बाद वो प्राइस क्रीप करते हैं कि आप जाओगे कहाँ। तो स्पेसएक्स उस जगह पे था कि हम दाम बढ़ाते जाएँगे, जैसे कि रशिया किया था जब एस्ट्रोनॉट्स को भेजना था आईएसएस पे, क्योंकि अमेरिका के पास कुछ ऑप्शन नहीं था।
तो स्पेसएक्स अगर चाहे, जैसे कि अभी वो $100 मिलियन पे लॉन्च कर रहा है, वो आराम से चाहे तो वो 150 कर देगा, लोग तब भी पैसा देंगे क्योंकि जाओगे किसके पास? तो वो ना हो, एक कंपटीशन होना ज़रूरी है, हाई टेक्नोलॉजी वाला। ये नहीं कि आदम ज़माने का हम ज़बरदस्ती का सस्ता बना के, नहीं, नहीं। एक हाई टेक्नोलॉजी का, वो हो गया। दूसरी बात, इसमें क्या कोई सेलिंग पॉइंट है जो फ़ाल्कन 9 और फ़ाल्कन हेवी नहीं कर सकता? हाँ, अगर आपको हाई वेलोसिटी चाहिए, यानी कि जो फाइनल पेलोड वेलोसिटी होगा वो बहुत हाई है, ऑर्बिटल वेलोसिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, और अगर आपका लार्ज है और हेवी है, यानी कि बोले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हेवी भेज रहा है, वो और किसी में जा ही नहीं सकता, जाएगा ही नहीं, उतना स्पीड ही नहीं है, क्योंकि वो केरोसिन यूज़ कर रहा है। मीथेन कर रहा है तो मे बी, लेकिन केरोसिन यूज़ करता है मर्लिन इंजन्स, उसमें उतना ना तो टॉर्क है, मतलब ऊम्फ नहीं है, और उसका एफिशिएंसी भी उतना नहीं है। तो अब ये होता है कि अगर इनको कल को कुछ एडवांस पेलोड करना है, जैसे सैटेलाइट हो जिसका बड़ा साइज़ हो, या ज़्यादा फोल्डिंग वोल्डिंग नहीं करना चाहते, ये कर सकते हैं। इनके पास बड़ा है, भारी है और ज़्यादा वेलोसिटी भी है, तो ये काफ़ी चीज़ों के लिए बहुत बम बम साबित हो जाता है। जैसे स्पाइस सैटेलाइट्स के लिए हो जाता है और डीप स्पेस मिशंस के लिए हो जाता है। तो मतलब समझिए कि अब दो कंपनी है जो दो अलग अलग ऑफरिंग दे रही है। और ये समझिए कि ब्लू ओरिजिन को भी अब फ़ायदा मिल रहा है कि वो अब गाड़ी बढ़ा सकते हैं। अभी तक वो सिर्फ़ हवा में क्लेम कर रहे थे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सर, हमारा इंजन टेस्टिंग हो गया, वो एक्चुअली काम करता है। उनके पास एक दिक्कत है कि उनको जितना भी इंजन बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि यूएलए के पास पहले जाना चाहिए। तो उनको अपना इंजन रैंप अप करना है, लेकिन एक टेस्टिंग जब हो जाता है रियल वर्ल्ड में, बहुत मोटिवेशन आता है और आपको पता है कि आपका डिज़ाइन सक्सेसफुल है। अब रिफ़ाइन करो, रिफ़ाइन एज़ इन मैन्युफैक्चरिंग रिफ़ाइन करो, तो चांसेस है वो कर ही लेंगे। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, जेफ बेज़ोस जो है ना, थोड़ा धीरे-धीरे चलने वाला आदमी है, लेकिन उसे रोका नहीं जा सकता। बंदा का सपना था कि हम एक फ़ोर्कलिफ्ट खरीदेंगे, फिर बंदे जी तो पूरा एयरलाइन से खरीद डाले, आधा इंटरनेट खरीद के बैठ गए। तो उसे बंदा धीरे-धीरे चलता है लेकिन पहुँच जाता है। और फिर समझिए स्पेसएक्स के फ्री, मतलब बिना स्पेसएक्स का इस्तेमाल किए लॉन्च होना पॉसिबल हो जाए ह्यूमन लैंडिंग में। ये अभी के टाइम में सिर्फ़ एक ऑप्शन है अमेरिका के पास कि हमारा क्रू ड्रैगन में डालिए आदमी को, ऊपर ले जाइए। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी सिस्टम है, अच्छा है। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आता है जो स्पेस शटल में है, वन पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर किसी कारण से स्पेसएक्स बूम हुआ, खत्म। तो ये दूसरे क्राफ्ट पे भी काम कर रहे हैं, बोइंग भी कर रहा है, लेकिन वो चांसेस सबको है कि बहुत रेयर चांसेस है कि हो सकता है कि बोइंग स्टारलाइनर भी डिज़ाइन किया गया था कि वो इस पे चल सके, आपका वल्कन पे चल सके। तो वल्कन तो रेडी हो गया, और ड्रीम चेसर ऐसा बनाएंगे वो किसी के भी ऊपर लगा सकें। तो वो अब बेनिफिट हो रहा है यूएसए के पास कि धीरे-धीरे, तुरंत नहीं होगा, धीरे-धीरे वो ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर भेजने का 2 रास्ता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी हालत में ऐसा नहीं हो कि ऊप्स! हम लटक गए। ये स्पेस शटल बहुत गंदे तरीके से खाया था, और कॉस्ट कम्पिटिटिव भी अगर हो जाते हैं, मतलब इफेक्टिव नहीं हो कि ठीक है, मान लीजिए स्पेसएक्स आपको 100 मिलियन में दे रहा है, आप 120 मिलियन में दे रहे हैं, ठीक है, चलता है, क्योंकि कंपटीशन होना चाहिए। क्योंकि वो 20 मिलियन आप आज बचा लो और ये हट गया, तो कल को वो 150 कर देगा, आप क्या करोगे? तो इसीलिए मार्केट कंपटीशन लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए कि स्टारशिप है, हर कोई यही बोलेगा जो मतलब स्टार्टिंग में आपके दिमाग में सवाल आएगा, वो ये स्टारशिप बन रहा है तो फिर बाकी सबको क्या ज़रूरत है? अब बात है कि स्टारशिप में एक बहुत खतरनाक रिस्क है। वो रिस्क एयरलाइंस में भी हुआ था, जिसे हम लोग कहते हैं एयरबस A380। आप लोग से बहुत कम ही लोग उसका नाम भी सुने होंगे, एयरबस A380। ऐसा नहीं था, वो बहुत बढ़िया प्लेन, 800 लोगों का कैपेसिटी तक का प्लेन है वो। तो बोले यूज़ का नहीं होता, होता है, दुबई में काफ़ी यूज़ होता है, दुबई से बाकी जगह को जोड़ने में यूज़ होता है, लेकिन वो इतना कम पीस बिका कि कंपनी यानी कि एयरबस उसका प्रोडक्शन शट डाउन कर दिया। प्लेन बनाया गया, बम बम था, सक्सेसफुल था, लेकिन उसे बंद करना पड़ा, बिक ही नहीं रहा था। और जो एयरलाइन सेक्टर उसको चला भी रहे, उनके पास शायद 20 पीस थे अराउंड। उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डर दे दिया, क्योंकि पता है ऑर्डर देने के बाद 2 साल लगेगा बन के आने में, और कंपनी 2 साल की गारंटी देती है कि सारा पार्ट्स एंड वो रहे। तो 4 साल का उनका पार्ट सप्लाई बनता रही नहीं हो कि हमें अब रिटायर करना पड़ रहा है। तो ये होता है कई बार, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा चीज़ बना देते हैं, जैसे कोई शिपिंग हो या कुछ हो, कई बार आप फँस सकते हो कि सर इसका कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़े मिशन के लिए ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है, दाम भी ज़्यादा आएगा, ज़्यादा मतलब समझ रहे? आप मतलब मेरे घर में पार्सल भेजने के लिए जगह पे, मतलब पिज़्ज़ा आप मेरे घर में भेजना चाहते हैं तो बाइक से भेजेंगे ना, ट्रक से नहीं भेजेंगे ना। ये वही वाला दिक्कत हो जाता है कि ये बम बम है, तो किसके लिए बम बम है? ये है 2 चीज़ के लिए बम बम, बड़ा मिशन के लिए या स्पेसएक्स का स्टारलिंक के लिए। और स्टारलिंक को आप हटा दें तो बहुत रेयर इसका यूसेज होगा, यानी कि साल में 1 या 2, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं जो उतना यूज़ कर सके इसका। तो वल्कन उस जगह का बहुत बढ़िया फ़ायदा उठाता है कि फाल्कन 9 है, फाल्कन 9 का बहुत परफॉर्मेंस है लो दाम में, लेकिन हमारे पास एक बेनिफिट है जो इससे आप बीट बीट कर सकते हो, लेकिन ये बहुत भारी है, बहुत महँगा है, बहुत मतलब इसका चांसेस बहुत कम है कि उतना चले। तो ये एक लाइन पकड़ लिया, मतलब एक गैप था मार्केट में, उस गैप में डाल दिया। और इसीलिए इसके पीछे एकदम ऐसा मत चलिए कि ये है तो सारा समस्या सॉल्व है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होगा। वो इलोन मस्क जब दाम बोलते हैं थोड़ा ज़्यादा बह जाते हैं, तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड में आना पड़ेगा। वो कह दे रहे हैं कि ये 20 मिलियन 30 मिलियन में हो जाएगा, नहीं,
नहीं जी, नहीं, नहीं। तो वही समझिए। अब वल्कन के पास भी ये बेनिफिट है कि उनको पता है कि उनका डिज़ाइन आउटडेटेड है। तो उन्होंने किया है पोटेंशियल अपग्रेड्स के बारे में गाड़ी खोल दी है। तो उनका पोटेंशियल अपडेट है 2 रास्ता है। पहला है स्मार्ट रीयूज़ यानी कि इंजन का जो इंजन बेल है सेक्शन है, यानी इंजन आपका जो बेसिकली मेन प्लंबिंग सेक्शन उसको बूम करो और उसको डिस्कनेक्ट कर दो। उसको डिस्कनेक्ट करके एक हीट शील्ड जो इन्फ्लेटेबल हीट शील्ड हो वो बना के ड्रॉप करो। बोले हीट शील्ड क्यों चाहिए? चूँकि ये बनाया नहीं गया था कि स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 को ऐसे डिज़ाइन किया था कि सेकंड स्टेज काफ़ी हाई स्पीड से काफ़ी हाई स्पीड जाता है। ये लोग का है कि ये बहुत हाई स्पीड तक बूस्टर को ही ले जाते हैं। तो अगर बूस्टर को रिटर्न करने की कोशिश की वो बोल जाएगा। इसीलिए बोला जाता है आपको रीयूजेबिलिटी बाद में पोत नहीं सकते, उसके हिसाब से डिज़ाइन करना होता है रॉकेट, ये नहीं किया गया था। तो इनका आइडिया था कि अगर हम इंजन रिकवर कर लेते हैं, वही मेजॉरिटी है मतलब कॉस्ट, फ्यूल टैंक उतना महँगा नहीं है। तो अगर इसको मतलब एक्सप्लोसिव बोल्ट से बूम कर देते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं, हीट शील्ड लगाते हैं जो इन्फ्लेटेबल रहेगा ताकि उतना वज़न नहीं रहे। वो हीट शील्ड बना के उसे समुद्र में गिराएँगे और वो राफ्ट की तरह तैरता रहेगा, फिर आराम से उसे हम रीयूज़ कर सकते हैं। ये इनका ऑप्शन है, मतलब इनके पास आपके पास और क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शन है, स्मार्ट रीयूज़, ऑप्शन नंबर 1। क्या ये प्रैक्टिकल होगा? असंभव नहीं है, लेकिन मैं इस पे अगर मतलब बेट करूँ तो इस पे बेट बहुत कम करूँगा कि ये एक्चुअली कुछ कर पाएगा। लेकिन दूसरा चीज़ है, जो है एडवांस क्रायोजेनिक इवॉल्व्ड स्टेज, ये पपी, इस पे यूएलए बहुत पहले से काम कर रहा था, लेकिन सेनेटर्स लोग जो हैं इसकी ले लिए। लेकिन ये बहुत क्लेवर यूज़ है। जैसे कि मतलब इनका है कि अपर स्टेज का बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन यूज़ करने का फ़ायदा भी होता है, लेकिन नुकसान भी होता है। नुकसान है कि वो ज़्यादा देर रख नहीं सकते अपना प्रोपेलेंट को, हाइड्रोजन बॉयल ऑफ कर जाता है। तो इनका लॉजिक है कि अल्ट्रा लॉन्ग ड्यूरेशन वो कर सकें, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो आराम से, जो आप कुछ घंटे गिनना चाहें, मतलब कि लॉन्च हो गया, स्टॉप वॉच चलना शुरू हो जाए, भैया कुछ घंटे में आपका बॉयल ऑफ हो जाना है, आपको उसके पहले यूज़ करना है, उसको कई हफ्ते तक खींच सकें। तो वो सब करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए ये एक इंजन बनाया, कंबस्चन इंजन, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बॉयल हो रहा है उससे एनर्जी से ये चलाएगा और उससे इलेक्ट्रिकल पावर, हाइड्रोलिक पावर, जितना भी और पावर चाहिए वो पावर का इस्तेमाल करके इसे चिल करता रहेगा ताकि ज़्यादा लॉस ना हो। तो इस पे बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल हो पाता है तो ये टग के तौर पे काम कर सकता है, रिफ्यूलिंग का काम कर सकता है, बहुत सारा और ऑप्शन है जो खुल जाता है, जो दरवाज़ा खुल जाता है इसका आने से। तो अगर मैं बेट करूँ स्मार्ट रीयूज़ वर्सेस दिस, मैं बेट करूँगा इस पे। ऐसा नहीं कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन चांसेस थोड़ा कम लग रहा है। लेकिन एडवांस क्रायोजेनिक इवॉल्व्ड स्टेज ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये क्लेवर यूज़ है कि सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसे जला भी तो सकते हैं सर, जला के एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी से बाकी जो समस्या हो रहा है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मतलब बलून टैंक का इस्तेमाल करके काफ़ी आगे तक सोचे हुए हैं। ये उनका प्लान है, मतलब अभी नहीं करने वाले हैं। अभी इनका कि जो, क्योंकि लेट हो गया है ना, बिहाइंड शेड्यूल बहुत चले हैं, तो धड़-धड़ करके जो पाइल अप हुआ उसको क्लियर करें। अब रहा बात कि स्पेसएक्स क्या कर सकता है, जो 99% चांस है कि जिस दिन ये कंप्लीट हो गया, यानी कि बन गया, लॉन्च होने लगा, एक्चुअली काम होने लगा, ये फाल्कन 9 को फेंकेंगे, फिर से नया फाल्कन 9 बनाएंगे, मतलब उस टाइप का रॉकेट। तो क्या कर सकते हैं अगर वैसा करना चाहते हैं तो, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कंपनी में 2 इंजन बन रहा हो, कि भैया हमारा रैप्टर इंजन एक ठो बन रहा है, एक ठो मर्लिन बन रहा है, 2 सप्लाई चेन बनाना बेमतलब का है, अननेसेसरी है। तो आप ये कर सकते हैं कि आराम से फिर से, मतलब फाल्कन 9 के बैकग्राउंड में, क्योंकि अब स्पेसएक्स अमीर है, तो अब अमीर जैसा गेम बना सकता है। तो अमीर वाले में ये कर सकते हैं कि भैया सबसे पहले बड़ा डायमीटर करो, बम बम हो। ओ भैया तुम 5 मीटर हो, हमारा 6 मीटर है, हमारा बड़ा है। तो 6 मीटर बना सकते हैं, प्लस इंप्रूव्ड रीयूजेबिलिटी। फाल्कन 9 सीखा कि कैसे रीयूजेबल बना सकते हैं, लेकिन उसका सारा लर्निंग्स जो है, अगर उसे आप पूरा डिस्टिल करके एक फ्रेश बनाते हैं कि ठीक है, अच्छा हमें पता है कि ये ऐसे करने से दिक्कत होता है, ये ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ये बैकफायर करता है, वो सारा कर देने से आप एक बहुत अच्छा फाउंडेशन बना सकते हैं जो शुरू से रहेगा, भैया हमें पता है कैसे करना है, कैसे बिगाड़ना नहीं है। वो कर सकते हैं और उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि हाई एनर्जी इंसर्शन जो नहीं कर सकता वो कर दें। डायमीटर तो बड़ा बना देंगे तब तो दिक्कत ही नहीं है, और इंजन है, और रैप्टर इंजन में एक्चुअली इतना इम्पल्स है, स्पेसिफिक इम्पल्स है कि वो ऑलमोस्ट छू सकता है आपका लिक्विड हाइड्रोजन वाले को। और अगर नहीं भी छू सकता, इतना ज़्यादा आप कैपेसिटी रखो स्पेस में जाने का कि सर किक स्टेज डाल दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो है, मतलब ऐसा नहीं कि स्पेसएक्स इस पे पूरा डिपेंडेंट है। अगर ये सक्सेस हो जाता है बल्ले-बल्ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अनवाइज़ रहेगा कि फाल्कन 9 को चलाते रहें। उनके लिए बेटर रहेगा कि फाल्कन 9 को रीमेक करें ताकि वो रैप्टर इंजन यूज़ करें, एक इंजन का पूरा पाइपलाइन हो जाए। तो वो देखिए, तो फ्यूचर थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए कि A380, एयरबस A380 का क्या हुआ? क्योंकि प्लेन बनाया गया, सक्सेसफुल हुआ, लॉन्च हुआ, लोग उसमें उड़ रहे हैं, अभी उड़ रहे हैं लोग उसमें, तो उसे बंद क्यों करना पड़ रहा है? तो वही समझिए, बिज़नेस थोड़ा समझना पड़ेगा, इसलिए बोलता हूँ फिज़िक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिकल वायबिलिटी अगर कम रहेगा, स्वाहा हो जाएँगे। तो ये है भविष्य में क्या होगा। तो
तो उम्मीद करता हूँ ये प्रेज़ेंटेशन आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।